हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू बायोटेक्निकास यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि गेट बायोटेक एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या टॉप 10 प्रिकॉशंस को फॉलो करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सो द टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन विल बी गेट बायोटेक एग्जाम टॉप 10 प्रिकॉशंस। तो यहाँ पे आप किन किन चीजों के लिए आपको सावधानी रखनी है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट प्रिकॉशन जो कि आपको ध्यान रखना है और जो भी किसी भी प्रिपरेशन के टाइम में आपको याद रखना चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न एज वेल एज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आप किसी भी चीज के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एग्जाम पैटर्न। उस एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस पैटर्न में एग्जाम गेट बायोटेक्नोलॉजी को पूछा जाता है और क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, सब्जेक्ट रिलेटेड डोमेन होता है एज वेल एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इन सब पार्ट का क्या मेन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एमएसक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एग्जाम पैटर्न, क्या क्या पैटर्न है और किस किस पोर्शन का कितना मार्क्स परसेंटेज है और यू कैन से कितने परसेंट में वो पूछा जाता है। सो टोटल किसी भी चीज का 100% होता है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी कि जनरल एप्टीट्यूड कितने परसेंट का पूछा जाता है, दैट इज 15%, बायो प्रोसेस कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने परसेंट के लिए पूछा जाता है। तो आपको ये सारी चीजें जो कि बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे हमको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। लेकिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है तो एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करने में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेटर यूज करना रहे और आपसे ये कैलकुलेटर यूज करने नहीं बन रहा। तो अगर ऐसा कुछ हो, आपसे कैलकुलेटर यूज करने ना बने, तो इससे अच्छा आपको पहले से ही अपने आप को अडेप्ट करना है उस वर्चुअल कैलकुलेटर के लिए। तो जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू करना है। ऐसा नहीं कि आपने बोला हैंडी कैलकुलेटर बैठ के करने लग गए, क्योंकि एग्जाम में यू विल बी गिवन साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपको उसके लिए अकस्टम्ड होना है और उसी के लिए आपको अडेप्ट होना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अडेप्टेड टू द वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको इन सारे कैलकुलेटर का क्या फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैलकुलेटर को मैंने रखा है, इसका क्या फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस को आपको पता करना है, बैक जाना है, डिलीट करना है, आपको सारी चीजें वहां पता करना है। ऐसा नहीं कि आप वहां टेस्ट करने लगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। थर्ड इज डू नॉट लुक द बोनस पार्ट। अब ऐसा होता है कि जब भी बच्चे गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली गेट बायोटेक, तो उस समय ये चांसेस बहुत हो जाते हैं कि हमें बायो प्रोसेस को छोड़ देना है। तो इंस्टेड आपको क्या करना है, इस बायो प्रोसेस पार्ट को ओवरलुक नहीं करना है। क्यों? बिकॉज दिस बायो प्रोसेस पार्ट इट इज अ बोनस पार्ट। क्योंकि अगर आपने कुछ न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस की तो हो सकता है वहां से बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि गेट बायोटेक में क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स तो होते ही हैं। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आ गया किसी भी टॉपिक में, तो हो सकता है फिर से वो न्यूमेरिकल आ जाए, पावर नंबर लेट से कैलकुलेट करने के लिए आया, रेनॉल्ड्स नंबर, तो हो सकता है वापस से आ जाए। तो अगर आपने कोई दूसरे वैल्यू के साथ कैलकुलेट किया था बट फॉर्मूला तो आपने वही लगाया था, तो इससे अच्छा कि आप पहले ही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है वही वाला फॉर्मूला पुट करके और आप उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए, जिससे आपके लिए क्या होगा, एक बोनस पार्ट चला आएगा और ये आपके लिए एक बोनस की तरह काम करता है। क्योंकि लाइफ साइंसेज डोमेन के सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट तो हर कोई सॉल्व करता है, रहता है कि हम न्यूमेरिकल कितना सॉल्व कर रहे हैं, हम वो चीज कितना कर रहे हैं जो बाकी बच्चे लोग नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बोनस पार्ट, जो कि आपको मोर स्कोर की तरफ ले जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे आपको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है न्यूमेरिकल की, तो वहां पे नेगेटिव चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप इस पार्ट को ओवरलुक ना करें और जितना ज्यादा हो सके बायो प्रोसेस न्यूमेरिकल के लिए आप प्रैक्टिस करें। फोर्थ इज फोकस प्राइमरली ऑन ग्रेटर चंक। अब सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, दैट इज जनरल बायोलॉजी, दैट इंक्लूड्स बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और यू कैन से माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी। सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड मोर एज वेल एज जेनेटिक्स। तो यहाँ पे आपको इन सब सब्जेक्ट्स को किसी भी कॉस्ट में नहीं छोड़ना। तो यू शुड फोकस प्राइमरली ऑन द ग्रेटर चंक एंड दैट इज द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ साइंसेज एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी डोमेन। तो हाल ही आपने CSIR का एग्जाम दिया है तो आपको सब कुछ याद हो गया, तो बेटर आपको उस सब चीजों को रिवाइज करना है, मोर टाइम आपको न्यूमेरिकल को डेडिकेट करना है। तो जितना हो सके इन सब पार्ट को ना छोड़े, दैट इज ग्रेटर चंक, जहां से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली जनरल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कवर होता है प्लांट, एनिमल एज वेल एज माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। सो यू हैव टू फोकस प्राइमरली ऑन ग्रेटर चंक, दैट इज जनरल बायोलॉजी एज वेल एज लाइफ साइंस डोमेन सब्जेक्ट्स। फिफ्थ इज अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। तो जब भी आप पीवाईक्यूज को करते हैं या आपने सिर्फ पढ़ के चले गए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आप पीवाईक्यूज नहीं प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है ये आपके लिए अल्टीमेट लॉस हो। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे आपको एक अप्रोच पता चलती है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वो कब पता चले? कि जितना ज्यादा आप पीवाईक्यूज को टाइम देंगे, जितना ज्यादा वक्त देंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको वो कठिनाई ना हो, वो डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े, कोई भी हर्डल ना आए एग्जाम में, इसलिए पीवाईक्यूज को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, और ये कब बढ़ेगा? जैसे ही आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करें तो आपके क्या क्या लॉस हो सकते हैं? हो सकता है आपका वो अप्रोच नहीं डेवलप हो जो कि आपका प्रॉपर होना चाहिए एक अच्छे स्कोर के लिए, गेट स्कोर के लिए। हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहा, वो तरीका नहीं बन रहा। वो तरीका तब बनेगा, वो तब डेवलप होगा जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपको उसको सॉल्व करते करते कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, हो सकता है आपने अगर पहले पीवाईक्यूज किए होते तो आपको जल्दी जल्दी वो फॉर्मूले याद हो जाते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन तो यूं ही रिपीट हो जाते हैं जिसको आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक टाइम ऐसा आता है जब आप वो क्वेश्चन को देखते ही हो, एक आंखों से देखते हो, आपको तुरंत वो टिक कर देते हो और आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप इतना ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हो चीजों को लेकर के। इसलिए हमेशा पीवाईक्यूज को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। थ्योरी पढ़े, उसके बाद जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें और बिल्कुल ना छोड़ें। तो ये एडवांटेज होते हैं पीवाईक्यूज सॉल्व करने के। सिक्स्थ है, डू नॉट लेट स्ट्रेस ओवरकम योर हार्ड वर्क। ऐसा होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम जब भी प्रिपेयर करते हैं तो हमारा पैनिक लेवल एट पार होता है, हम बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को सोचते हैं, क्या होगा, अरे मुझसे ये बनेगा कि नहीं, कैसा स्कोर आएगा, क्या होगा, पिछला स्कोर तो ये था। तो काफी सारी चीजों को यूट्यूब में जितने आ रहे वीडियोज हैं उनको लेकर के वो लोग बहुत ज्यादा हाईली पैनिक होते हैं। तो यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके अपने स्ट्रेस को ओवरकम करना है। ऐसा नहीं कि आपने जितनी मेहनत की, आखिरी का वक्त आते आते जब आपको और अपना इंप्रूव करना है, आपको अपनी और पेस बढ़ाना है, तब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपका स्ट्रेस आपको ओवरकम कर दिया, आपके हार्डवर्क को। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो तो रेगुलर एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, मेडिटेशन करना है, पढ़ते समय एक ब्रेक लेना है, आपको जिस चीज में खुशी मिल रही है आपको वो करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने इतना टाइम तक मेहनत किया, अंत के डेज में जब आपका मेन आपके एफर्ट्स होने चाहिए वहां पे आप चूक गए और वहां पे आपका स्ट्रेस ओवरकम कर गया सारे हार्डवर्क को। तो इस सारी चीजों का आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ये छोटी बातें होती हैं लेकिन ये अल्टीमेट जाके जब अटैक करती हैं तो इसका ऐसा हो सकता है या तो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ, हो गया तो कम स्कोर आया। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ इज हैबिट ऑफ टेकिंग मॉक पेपर्स। तो जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वहां तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन अभी भी पता नहीं चलता कि हमारे दोस्तों के साथ क्या कंपटीशन है, हमारी ऑल इंडिया रैंक क्या है। अगर कोई मॉक टेस्ट पेपर अटेंड कर रहे हैं तो वहां पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एक क्राउड में हमारी क्या पोजिशन है, हमारी क्या प्लेस है। तो उस चीज को जानने के लिए, उसका कॉम्पीट करने के लिए, अपने कॉम्पिटिशन को पता करने के लिए आप एक्चुअली में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मॉक टेस्ट पेपर। और मॉक टेस्ट पेपर कहाँ से लेना चाहिए? जहां पे ज्यादा स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, ताकि आपको एक्चुअली अपनी प्लेस का पता पड़ सके। और जब अपन मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, अगर बहुत अच्छी रैंक आ रही है तो वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हमें तो बहुत कुछ बन गया, अब हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आपको क्या करना है, यू हैव टू एम फॉर अल्टीमेटली एयर 1। तो जब तक एयर 1 के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको अपनी चीजों को बरकरार रखना है, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है। तो हमेशा मॉक टेस्ट पेपर देंगे। इसका क्या एडवांटेज है, पीवाईक्यू से तो आपको सारी चीजें पता चली, आपकी स्पीड बढ़ी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ी, आपका अप्रोच पता चली, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता चला, ये सारी चीजें, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन मॉक टेस्ट पेपर में आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं एक क्राउड में और आपका क्या रिजल्ट आने वाला है, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट पेपर में कुछ अच्छा नहीं करे तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चंस हो, एग्जाम में, गेट एग्जाम में थोड़ा ऐसा ना आए, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, तो यहाँ पे घबराने की भी जरूरत नहीं है। और अगर अच्छे आ रहे हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। बट मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना चाहिए, आपको अपनी रैंक का पता चलता है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन क्राउड। Habit of taking mock test paper that is going to replicate the actual exam. सेम मार्क्स का होगा, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा जैसे मेन एग्जाम होता है। इससे आपको बहुत इजी होगा एक एग्जाम को देने में, जो हम
मेन एग्जाम देने वाले हैं, दैट इज एक्चुअल एग्जाम, उसके लिए हमें बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज 8th, दैट इज रिवाइजिंग फॉर्मूला, न्यूमेरिकल पार्ट एज वेल एज सब्जेक्टिव पार्ट। अब पढ़ तो सारा लेते हैं, बायो प्रोसेस भी सारा प्रैक्टिस कर लिया, हो सकता है कि कुछ फॉर्मूला हमारे माइंड से स्किप हो गए, तो वो सारी चीजें स्किप ना हो, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी बना लें, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लें जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, पीवाईक्यूज आपसे नहीं बन रहे थे, ताकि जब आप इसको देखें आप उसको रिकॉल करें, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े वहां पे। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक नोट्स बनाएं, वहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एज वेल एज इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट वो नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एक दिन पहले उस कॉपी को खोल के एटलीस्ट पलट के आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं रिवाइज किया, ये कॉपी में नहीं लिखा, तो उससे क्या चांसेस हैं, आपका फॉर्मूला स्किप हो गया, अब आपको वहां पे इतना बुरा लगेगा कि मतलब आपने प्रैक्टिस भी किया था और आपसे बन भी नहीं रहा। तो ये चीज, किसी भी चीज का वहां पे यू कैन से ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं पढ़ लेता, ये काश वाला टर्म नहीं आना चाहिए, काश मैं और कर लेता। अगर ये वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना, तो आपके लिए बहुत मतलब आप पूरा फोकस नहीं लगा पाओगे अपने एग्जाम में। तो बेटर कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये सारे प्रिकॉशंस लो जो कि यहाँ मैंने मेंशन किया, और इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है और सब्जेक्टिव पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो लिखना है, ताकि आप एट द डे बिफोर एग्जाम उन सारी चीजों को रिवाइज कर पाओ और आपसे कोई भी चीज ना छूटे, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम क्या है, एयर 1। तो आपको इन चीजों को याद रखना है, और इन चीजों को आप जितना याद करोगे, एयर 1 नहीं तो एयर 10 तो जरूर आएगा। बट कब आएगा एयर 1, जब हम सोचेंगे तो हम उस चीज के लिए ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करना है कि कभी भी पढ़ते टाइम आपको फॉर्मूला को रिवाइज करना है, एक कॉपी में लिख लेना है एज वेल एज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं या मेन एग्जाम में बैठे हैं, ध्यान से देखना है क्या एमसीक्यू है, क्या एमसीक्यू पूछा गया है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप। न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप के लिए आपको एक डैश मिलेगा, तो उससे तो समझ में आ जाएगा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लेकिन एमसीक्यू और एमएसक्यू में लोगों को पता नहीं चलता, इतना ज्यादा पैनिक लेवल होता है कि बच्चा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाता है और जल्दबाजी में वो एमएसक्यू के बदले में एमसीक्यू को टारगेट कर देता है। पूछा एमएसक्यू गया था, लिखा एमसीक्यू, जिससे क्या होगा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका वो मार्क्स 0 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का कोई एमएसक्यू एंड एनएटी का कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता, तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। शायद अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन होता, शायद आपका फोकस ज्यादा होता, आपके चांसेस थे कि आपने वो चीजों को देख लिया होता और आपने वो सही टिक किया होता। इसलिए कभी भी एग्जाम दे रहे हो या मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो कभी भी इन सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है, ओवरलुक नहीं करना है। चाहे एमसीक्यू देखना पूछा क्या गया है तो क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है एमसीक्यूज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू इतने क्वेश्चन तक एमसीक्यू है, एमएसक्यू इतने से इतने क्वेश्चन तक है। तो इंस्ट्रक्शंस में भी आपको सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या चीज पूछी गई है और आप क्या सॉल्व करने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद में ही बन जाता है। अगर ये भी नहीं बना, अगर आपको पूरा पेपर बनता है तो इसी के कारण से आपका बहुत स्कोर कम हो जाएगा, जो कि आप भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते। इसलिए आपको कोई भी चीज को सॉल्व करने से पहले ऊपर देखना है टाइटल में क्या दिखा है, क्या लिखा गया है, क्या दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, उसी के हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। आखिरी में आता है बोनस पार्ट। हमने एक बोनस पार्ट की तो बात की, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दूसरा चला आता है जनरल एप्टीट्यूड। जितना ज्यादा हो सके टाइम दे दे जनरल एप्टीट्यूड के, एज ए लास्ट डेज बचे हैं गेट पैटेक एग्जाम के लिए। हो सकता है तो एक घंटे 1 आवर एटलीस्ट इन अ डे आप सेपरेट कर दीजिए, आप डेडिकेट कर दीजिए जनरल एप्टीट्यूड को, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई ग्राफ बेसिस आ गए, कोई वर्बल और नॉन वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आ गए, वो आपको सॉल्व करने पाए। आपका कुछ कम्युनिकेशन स्किल भी एनहांस होगा, क्योंकि वहां पे कुछ इंग्लिश टर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो बेटर है कि आप पूरे पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, क्योंकि गेट में जो पीवाईक्यूज होते हैं आप सॉल्व करेंगे, आपको खुद पता चलेगा एक कॉन्सेप्ट से उठा के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभार तो रिपीट कर जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सेम एज इट इज पूछा जाता है। तो इन सब चीजों को अगर आप यूज करेंगे, ये जनरल एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके लिए बोनस का काम करता है। अगर आपने इसको भी प्रैक्टिस हुआ, अल्टीमेटली आपका स्कोर ही इंक्रीज होगा, क्योंकि आप सभी तो मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ी मेहनत और कर ली तो आपको बोनस पार्ट के भी स्कोर मिलेंगे, जिससे आपका अल्टीमेट स्कोर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
जाएगा। तो जितना हो सके प्रैक्टिस इनफ सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं आपको तुरंत जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पढ़े और आप ज्यादा अपना फोकस कर पाए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, अपना सब्जेक्टिव पार्ट में, अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या जो भी अटेम्प्ट करना है उस चीज में। तो जनरल एप्टीट्यूड ज्यादा वक्त ना ले, इस चीज के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे डेडिकेट कर दे, जो कि आपके हमेशा बोनस की तरह सामने आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो बोनस की तरह एक जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो आपका अभी भी कुछ नहीं किया है, आपके पास बहुत वक्त है, 3 महीने का वक्त है, और 3 महीना बहुत होता है गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जब पढ़ रहे हैं आपको इन सब चीजों को देखना है, प्रिकॉशन लेना है। तो यहीं पे हमने डिस्कस किया आपको क्या क्या 10 प्रिकॉशन, टॉप 10 प्रिकॉशंस होने चाहिए किसी भी गेट बायोटेक, कोई भी स्टूडेंट लिख रहा है गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, तो उनके लिए क्या क्या आप चीजों को फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि गेट एग्जाम अप्रोच कर रहा है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया कोई बात नहीं है, गेट बहुत ईजी होता है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, लग के तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल अपना क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत ही जल्द होगा मिलना एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग।